नमस्कार बच्चों। कम समय में अधिक जानकारी देने वाले आपके अपने YouTube चैनल टूर विथ नॉलेज में मैं सुभाष सिंह आपका स्वागत करता हूं। आइए आज इस वीडियो में हम जानेंगे छत्तीसगढ़ बोर्ड के कक्षा छठवीं के समाज का अध्ययन इस विषय के अध्याय 3 स्थल रूप एवं जीवन के बारे में। बच्चों, आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा एवं आगे बढ़ाने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि वीडियो के बीच बीच में अध्याय से संबंधित छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर भी बताए गए हैं, जो प्रश्न आपकी परीक्षा में आपसे पूछे जा सकते हैं और आपकी परीक्षा की दृष्टि से ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप वीडियो को आगे बढ़ाएंगे तो इसका नुकसान आपको ही होगा। पूरा वीडियो देखने से निश्चित ही आपके ज्ञान में वृद्धि होगी तथा इसमें दी गई जानकारी का उचित लाभ आपको प्राप्त होगा। बच्चों, सनातन धर्म में 4 वेद बताए गए हैं। सबसे पुराना और सबसे बड़ा ऋग्वेद है, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद, चौथा अथर्ववेद। अथर्ववेद में भूमि को माता के रूप में संबोधित किया गया है और इसमें कहा गया है कि भूमि मेरी माता है तथा मैं उसकी संतान। इसका अर्थ यह है कि जिस तरह से एक माँ अपने बच्चे का पालन पोषण एवं उसे हर तरह की सुख सुविधा प्रदान करती है, उसे आगे बढ़ने का अवसर देती है, उसी प्रकार भूमि मनुष्य को एक माँ की तरह पालती है, बशर्ते कि मनुष्य भूमि का सम्मान माँ की तरह करे एवं उसे प्रदूषित तथा उसका अनावश्यक दोहन न करे। आइए अब हम जानेंगे स्थल रूपों के मुख्य प्रकार के बारे में। तो स्थल रूप के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। आपसे इस संबंध में एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि स्थल रूप कितने प्रकार के होते हैं। इसका उत्तर होगा स्थल रूप मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला पर्वत, दूसरा पठार और तीसरा मैदान। इस चित्र में आपको पर्वत, पठार और मैदान के रूप दिखाई दे रहे हैं। चित्र के माध्यम से आप आसानी से समझ सकते हैं कि पर्वत, पठार और मैदान में क्या फर्क है। एक प्रश्न और पूछा जा सकता है आपसे कि पर्वत किसे कहते हैं। इसका उत्तर होगा पर्वत उस स्थल स्वरूप को कहते हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं। इन्हें चौड़े आधार, खड़ी ढलान और संकरे शिखर के रूप में पहचाना जा सकता है। कुछ पर्वत अधिक ऊंचाई के कारण बर्फ से ढके भी होते हैं। यहाँ एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि पहाड़ी किसे कहते हैं। इसका उत्तर होगा कि कम ऊंचाई वाले स्थान जहाँ कम खड़ी चढ़ाई और गोल आकार के शीर्ष होते हैं, उन्हें पहाड़ी या छोटा पहाड़ कहते हैं। बच्चों, मैदानी भागों में वर्षा पानी अथवा ओले के रूप में होती है, किंतु पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा पानी अथवा हिम के रूप में होती है। अतः आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि हिम क्या है। इसका उत्तर होगा कि मैदानी भागों में वर्षा पानी या ओले के रूप में होती है, किंतु पर्वतीय क्षेत्र में वर्षा पानी या हिम के रूप में होती है। हिम वर्षा को हिमपात भी कहा जाता है। हिम भी पानी का एक रूप है जो सुंदर नरम कपास की तरह होता है, जबकि ओला पानी का कठोर रूप है। दुनिया के प्रत्येक महाद्वीप में कोई न कोई श्रृंखला, पर्वत श्रृंखला है। जैसे एशिया महाद्वीप में हिमालय पर्वत श्रृंखला, यूरोप में आल्प पर्वत श्रृंखला, दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत श्रृंखला, उत्तर अमेरिका में रॉकी पर्वत श्रृंखला, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत श्रृंखला। यहाँ एक प्रश्न बनता है कि दुनिया के सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है और कहाँ है। इसका उत्तर होगा दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में माउंट एवरेस्ट है, जो नेपाल तथा तिब्बत के बीच में है। यहाँ एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है और कहाँ है। तो इसका उत्तर होगा कि भारत के सिक्किम राज्य में स्थित कंचनजंगा पर्वत भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। इसी तरह एंडीज पर्वत दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी, आंकोकागुआ अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, किलिमंजारो है जो किसी पर्वत श्रृंखला से संबंधित नहीं है, यह एक पृथक पर्वत है। यूरोप महाद्वीप में आल्प पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है माउंट ब्लॉन्क। केरल राज्य हमारे भारत के दक्षिण में स्थित है और वहाँ की एक पर्वत चोटी है अनाईमुडी या अनाई शिखर, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है।
हिमालय पर्वत एक युवा पर्वत है। युवा इस संदर्भ में कि हिमालय की ऊंचाई आज भी लगातार बढ़ रही है। बच्चों, यदि यहाँ तक का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। और हाँ, कमेंट देना भी मत भूलिएगा, कमेंट अवश्य करिएगा। हमारे देश के प्रसिद्ध महान कवि कालिदास ने आज से लगभग 1500 वर्ष पूर्व अपने काव्य ग्रंथ कुमार संभव में हिमालय को पर्वत का राजा बताते हुए इसे देवताओं के समान पूजनीय बताया है। हिमालय जो हमारे देश के पश्चिम से लेकर के उत्तर और उत्तरी पूर्वी भाग को कवर करते हुए बंगाल की खाड़ी तक गया है, वह हमारे देश के ताज के समान है। हिमालय पर्वत वास्तव में पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत से लेकर तिब्बत का पठार होते हुए उत्तर पूर्व भारत और वहां से दक्षिण की ओर बंगाल की खाड़ी के अंदर तक फैला है। यहाँ एक प्रश्न है, कवि कालिदास के श्लोक में पश्चिम से पूर्व की समुद्र तक से क्या तात्पर्य है? चित्र 5.2 में क्या आप इनकी और पर्वतों के देवता की स्थिति को दिखा सकते हैं? उत्तर, चित्र 5.2 में हिमालय पर्वत की विशालता को देखकर किसी देवता के विराट रूप का एहसास होता है, जो पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत से तिब्बत का पठार होते हुए उत्तर पूर्व भारत और दक्षिण में बंगाल की खाड़ी की गहराइयों तक फैला हुआ है। यहाँ एक और प्रश्न बनता है कि महाकवि कालिदास ने काव्य ग्रंथ में गंगा नदी का उल्लेख क्यों किया है? इसका उत्तर है, प्राचीन काल से ही भारतीय सभ्यता, संस्कृति एवं परंपराओं के अनुसार गंगा एक पवित्र एवं पापों का नाश करने वाली नदी है, जिसका पानी कभी खराब नहीं होता। इसी कारण महाकवि कालिदास ने गंगा नदी का उल्लेख किया है। हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों में गंगा प्रमुख है, जिसकी लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है। इसके साथ ही यमुना, घाघरा, रावी, चिनाव, सतलज, ब्रह्मपुत्र आदि नदियां भी यहाँ से निकलती हैं। यहाँ एक प्रश्न बनता है कि गंगा की सहायक नदी कौन कौन सी है? कम से कम 3 नदियों का उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर होगा, गंगा की सहायक नदियों में मुख्य यमुना, घाघरा या सरयू, गंडक, कोसी, रामगंगा, सोन आदि। हिमालय क्षेत्र में पर्वतीय ढलानों पर पर्वतीय वन पाए जाते हैं, जिसमें शंकुधारी वृक्ष जैसे पाइन या चीड़, फर, स्प्रूस, देवदार आदि पाए जाते हैं। इन पेड़ों की ऊंचाई अधिक होती है। अधिक ऊंचाइयों पर घास, काई, जिन्हें लाइकेन भी कहा जाता है, भी उगाते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में घने वन, झील, नदियां, घास के मैदान और गुफाएं भी होती है, जो पर्वतीय जीव जंतु जैसे गोल्डन ईगल, पेरेग्रीन फाल्कन या घुमंतू बाज, कैनेडियन लिंक्स, हिम तेंदुआ, आईबैक्स या जंगली भेड़, हिमालयन तहर, पर्वतीय खरगोश, याक, ग्रेक फॉक्स, भालू और बहुत से अन्य प्राणियों का आश्रय स्थल बन जाता है। पर्वतीय जीवन बहुत ही कठिन होता है। यहाँ के रास्ते बहुत ही उबड़ खाबड़, ऊंचे नीचे होते हैं, जिसके कारण आवागमन और व्यवसाय करने में भी बहुत कठिनाई होती है। पर्वतीय क्षेत्रों में ढलानों को काटकर सीढ़ी नुमा खेत बनाकर खेती की जाती है और साथ ही साथ यहाँ पशुपालन भी किया जाता है। पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित धार्मिक स्थल जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री अनेक शक्तिपीठ हैं, जहाँ तीर्थ यात्रियों के माध्यम से स्थानीय लोगों को अच्छी आय हो जाती है। इसी तरह कैलाश पर्वत, जिससे हिंदू, बौद्ध, जैन, बौन, तिब्बती लोग एक पवित्र स्थान मानते हैं और यहाँ की यात्रा भी करते हैं। माउंट एवरेस्ट को तिब्बती लोग चोमो लुंगमा और नेपाली निवासी इसे सागर माथा अर्थात आकाश की देवी के रूप में पूजते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में आयोजित किए जाने वाले खेल जैसे स्कीइंग, हाइकिंग, पर्वतारोहण, पैराग्लाइडिंग आदि के द्वारा भी स्थानीय लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। बचेंद्री पाल भी इसी क्षेत्र से थी। यहाँ पर एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम बताइए तथा यह भी बताइए कि उन्होंने यह चढ़ाई कब की थी। उत्तर, बचेंद्री पाल प्रथम भारतीय महिला थी जिन्होंने 1984 में माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। इन्हें 1984 में पद्मश्री और 2019 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। यहाँ एक प्रश्न और बनता है कि बचेंद्री पाल ने किस दिव्यांग महिला को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए प्रशिक्षित किया था। इसका उत्तर है, बचेंद्री पाल ने
दिव्यांग अरुणिमा सिन्हा को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए प्रोत्साहित एवं प्रशिक्षित किया। माउंट एवरेस्ट को लेकर कई प्रश्न बनते हैं। इसमें से कुछ प्रश्न निम्नांकित हैं। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? इसका उत्तर है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,849 मीटर है। अगला प्रश्न बनता है, माउंट एवरेस्ट को तिब्बत और नेपाल के निवासी किस नाम से पुकारते हैं? इसका उत्तर है माउंट एवरेस्ट को तिब्बत के निवासी चोमोलुंगमा तथा नेपाल के निवासी सागरमाथा के नाम से पुकारते हैं। अगला प्रश्न है, कैलाश पर्वत को किस किस धर्म के अनुयायी पवित्र मानते हैं? इसका उत्तर होगा कैलाश पर्वत को हिंदू, बौद्ध, जैन, बौद्ध धर्म के अनुयायी पवित्र मानते हैं। आइए बच्चों, अब हम पठार के बारे में जान लेते हैं। पठार से संबंधित एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि पठार किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताइए। उत्तर होगा, पठार एक ऐसी स्थलाकृति है जो आसपास की भूमि से उठी होती है और प्रायः इसकी सतह चपटी होती है। इसके कुछ पार्श्व सीधे ढलान वाले होते हैं। उदाहरण स्वरूप तिब्बत का पठार, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा करीब 4,500 मीटर ऊंचा पठार है। दूसरा है दक्षिणी पठार। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई 4,500 मीटर और इसे विश्व की छत भी कहा जाता है। पूर्व से पश्चिम तक इसकी लंबाई 2,500 किलोमीटर है। दक्षिणी पठार को विश्व के प्राचीन पठार के रूप में जाना जाता है। यह लाखों वर्ष पूर्व ज्वालामुखी की सक्रियता के कारण बना है। पठार में खनिज प्रचुर मात्रा में मिलता है। यही कारण है कि पठारों को खनिज का भंडार गृह भी कहा जा सकता है। यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि पठारों को खनिज का भंडार गृह क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर है, संसार के सबसे अधिक खदान पठारों पर हैं। जैसे पूर्वी अफ्रीका में सोने और हीरे की खान, भारत में छोटा नागपुर पठार में लोहा, कोयला और मैग्नीज की खानें पठारों पर ही है। इसी कारण पठारों को खनिजों का भंडार गृह कहा जाता है। पठारों का निर्माण ज्वालामुखी काली मिट्टी से हुआ है। इस कारण पठारों की भूमि बहुत उपजाऊ होती है। पठारों पर प्राकृतिक आकर्षण के केंद्र भी बहुत पाए जाते हैं, जैसे जम्बेजी नदी पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात, सुवर्ण रेखा नदी पर स्थित हुंडरू जलप्रपात, हमारे छत्तीसगढ़ में स्थित चित्रकूट जलप्रपात, जिसकी तुलना भारतीय नियाग्रा जलप्रपात से की जाती है। चित्रकूट जलप्रपात, जो कि जगदलपुर जिले में स्थित है और इसकी ऊंचाई 90 फीट, चौड़ाई 980 फीट है। यहाँ एक और प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के किस जलप्रपात की तुलना नियाग्रा जलप्रपात से की जाती है? तो इसका उत्तर होगा कि छत्तीसगढ़ के चित्रकूट जलप्रपात की तुलना नियाग्रा जलप्रपात से की जाती है। बच्चों, अब आइए हम मैदान के बारे में जान लेते हैं। मैदान से संबंधित आपसे पहला ही प्रश्न पूछा जा सकता है कि मैदान किसे कहते हैं? इसका उत्तर होगा, मैदान ऐसी स्थलाकृति होती है जिसका विस्तृत, सपाट, हल्का तरंगित धरातल होता है। उसमें कोई ऊंची पहाड़ियां अथवा गहरी घाटियां नहीं पाई जाती हैं। सामान्यतः मैदान की ऊंचाई समुद्र तल से 300 मीटर से अधिक नहीं होती है। मैदानी भाग सपाट होते हैं। इस कारण पहाड़ों से आने वाली नदियां बाढ़ से अपने साथ लाई गई तलछट मिट्टी को यहाँ पर बिछा देते हैं। नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी उपजाऊ होती है। इस कारण मैदानी भागों की भूमि सभी प्रकार के फसलों के लिए उपयुक्त होती है। यहाँ विभिन्न प्रकार की वनस्पति भी पाई जाती हैं। इस कारण जीव जंतुओं को भी भरण पोषण होता है। मैदानी भाग सभ्यता संस्कृति के विकास के लिए भी अनुकूल रहे हैं। इसी कारण न केवल भारत में बल्कि संपूर्ण विश्व में अधिकांश प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृतियों का विकास नदियों एवं नदियों के संगम पर हुआ है। जैसे हमारे देश में सिंधु घाटी की सभ्यता, जो कि एक प्रसिद्ध सभ्यता है, उसका विकास सिंधु नदी के किनारे हुआ है। इसी तरह मिस्र में मिस्र की सभ्यता, जो कि एक प्राचीन सभ्यता है, उसका विकास भी नील नदी के किनारे हुआ है। हमारे देश में ही गंगा नदी के आसपास लगभग 40 करोड़ लोग निवास करते हैं। नदियों के किनारे मैदान में चावल, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, रागी जैसे खाद्यान्न फसलें उगाई जाती हैं। साथ ही साथ रेशेदार फसलें जैसे जूट, सन, कपास आदि भी उगाए जाते हैं। नदियों में मत्स्य पालन भी किया जाता है।
बढ़ती जनसंख्या के कारण नदियों में प्रदूषण भी बढ़ रहा है, जो चिंता का विषय है। नदियों के संगम स्थल को पवित्र माना जाता है। इसी कारण नदियों के संगम पर त्योहार और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है, जिससे आसपास के लोगों को रोजगार एवं व्यवसाय के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध होता है। नदियों को आवागमन एवं व्यापार के लिए जल मार्ग के रूप में भी उपयोग किया जाता है। यहाँ एक प्रश्न उठता है कि क्या आप अपने प्रदेश के नदी के स्रोतों अथवा संगम के कुछ उदाहरण दे सकते हैं जिन्हें किसी समुदाय द्वारा पवित्र स्थल माना जाता है? इसका उत्तर होगा, छत्तीसगढ़ के राजिम में महानदी पैरी सोढूर नदी के संगम पर स्थित प्रतिवर्ष हिंदुओं का पवित्र राजिम कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयागराज भी कहा जाता है। यह एक और प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रश्न, किस स्थान को छत्तीसगढ़ का जगन्नाथपुरी कहा जाता है? इसका उत्तर होगा, छत्तीसगढ़ के शिवरी नारायण तीर्थ को छत्तीसगढ़ का जगन्नाथपुरी कहा जाता है। शिवरी नारायण में महानदी शिवनाथ और जोंक नदी का संगम है, जहां प्रतिवर्ष धार्मिक मेले का आयोजन होता है। यह मान्यता है कि इसी स्थान पर माता सबरी ने भगवान राम को जूठे बेर खिलाए थे। यहाँ एक प्रश्न और आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के कुछ लोकप्रिय पर्यटन स्थलों के नाम बताइए, साथ ही पहचानिए कि वे पर्यटन स्थल किस प्रकार के स्थल रूप से संबंधित हैं। इसका उत्तर होगा कि पर्वतीय पर्यटन स्थल में मसूरी एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, जहां पर्यटक पर्वतीय साहसिक खेलों जैसे हाइकिंग, पर्वतारोहण, पैराग्लाइडिंग आदि में भाग लेने आते हैं। साथ ही केदारनाथ, बद्रीनाथ जैसे धार्मिक स्थलों पर तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। पठारों पर स्थित चित्रकूट, विक्टोरिया जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात जैसे प्राकृतिक सौंदर्य के स्थान पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र होते हैं। इसी तरह मैदानी भागों में नदियों के संगम जैसे गंगा यमुना नदी के संगम में स्थित प्रयागराज, महानदी पैरी सोंढूर नदी के संगम पर स्थित राजिम धार्मिक पर्यटन स्थल मुख्य केंद्र है। पृथ्वी के 3 प्रमुख रूपों के अलावा मरुस्थल भी एक स्थल रूप है। मरुस्थल भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला गर्म मरुस्थल और दूसरा ठंडा मरुस्थल। जैसे अफ्रीका का सहारा भारत का थार मरुस्थल गर्म मरुस्थल है, तो दूसरी ओर एशिया का गोबी मरुस्थल ठंडा मरुस्थल है। कुछ विशेषज्ञ अंटार्कटिका महाद्वीप को भी ठंडा मरुस्थल मानते हैं। मरुस्थलों में मनुष्य का जीवन बहुत ही कठिन होता है, किंतु मनुष्य के स्वभाव एवं प्रकृति में एक लचीलापन होता है। इसी कारण मनुष्य वातावरण एवं परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है। आइए अब आपके अभ्यास प्रश्नों को भी हम हल कर लेते हैं। पहला है, आपका कस्बा या गांव या नगर किस प्रकार के स्थल रूप पर स्थित है? इस अध्याय में बताई गई विशेषताओं में से कौन सी विशेषताएं आप अपने आसपास देखते हैं? इसका उत्तर होगा, आप स्वयं लिखिए, देखिए कि आपका घर, आपका निवास किस स्थान या कस्बा या नगर पर स्थित है। क्या वह पर्वतीय क्षेत्र में है, मैदानी क्षेत्र में है या पठारी क्षेत्र में है या मरुस्थलीय क्षेत्र में है? यह देख करके आप जैसी स्थिति हो उसके अनुसार उत्तर लिखिएगा और अपने शिक्षक से मार्गदर्शन प्राप्त करिएगा। प्रश्न 2, आइए छोटा नागपुर से प्रयागराज और अल्मोड़ा की हमारी आरंभिक यात्रा पर चले। इस मार्ग में आने वाले 3 स्थल रूपों के बारे में बताइए। इसका उत्तर है, यदि आप झारखंड से अल्मोड़ा जाते हैं तो सर्वप्रथम छोटा नागपुर का पठार, जो कि पठारी स्थल रूप है। उसके बाद प्रयागराज में गंगा यमुना नदी का मैदानी स्थल रूप। आगे चलकर अल्मोड़ा, जो हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है, पर्वतीय स्थल रूप देखने को मिलेंगे। प्रश्न 3, भारत के कुछ प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों की सूची बनाइए। यह भी लिखिए कि वे कौन से स्थल रूप के अंतर्गत आते हैं। उत्तर, इसमें सबसे पहला सर्वप्रथम बाबा बैद्यनाथ धाम ज्योतिर्लिंग देवधर, जो छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है। दूसरा है प्रयागराज तीर्थ, जो मैदानी स्थल रूप में गंगा और यमुना नदियों के संगम पर स्थित है। और तीसरा केदारनाथ एवं कैलाश पर्वत, जो हिमालय पर्वत के पर्वतीय स्थल रूप में स्थित है। प्रश्न 4, सही या गलत बताइए। पहला है,
हिमालय गोल शिखर वाली नवीन पर्वत श्रृंखला है। इसका उत्तर है ये सही है। दूसरा, पठार प्रायः एक ओर उठे हुए होते हैं। इसका उत्तर है गलत। पठार चारों ओर से आसपास की भूमि से ऊपर उठे हुए होते हैं। अगला है, पर्वत और पहाड़ियां एक ही प्रकार के स्थल रूप हैं। इसका उत्तर है सही। भारत में पर्वत, पठार और नदियों में एक ही प्रकार के वनस्पति और प्राणी जगत पाए जाते हैं। ये गलत है। विभिन्न प्रकार के वनस्पति और प्राणी पाए जाते हैं। अगला है, गंगा यमुना की सहायक नदी है। इसका उत्तर है गलत, क्योंकि गंगा यमुना की नहीं बल्कि यमुना गंगा की सहायक नदी है। अगला है, मरुस्थल का वनस्पति जगत और प्राणी जगत विलक्षण होता है। इसका उत्तर है सही। हिम के पिघलने से नदियों में जल आता है। इसका भी उत्तर है सही। अगला है, मैदानों में नदियों द्वारा एकत्रित किए गए तलछट भूमि को उपजाऊ बनाते हैं। इसका उत्तर है सही। अगला है, सभी मरुस्थल गर्म होते हैं। इसका उत्तर है गलत, क्योंकि कुछ ठंडे मरुस्थल भी होते हैं, जैसे एशिया का गोबी मरुस्थल। अगला प्रश्न 5 है, शब्दों के जोड़े बनाइए। यहाँ पर जो नीचे शब्द दिए गए हैं उसके साथ मैं सही उत्तर के शब्द लिख रहा हूँ। आप इसको ध्यान से देखिएगा और याद कर लीजिएगा। बच्चों, मैंने प्रयास किया है कि यह वीडियो आपके लिए अधिक से अधिक उपयोगी हो, ज्ञानवर्धक हो तथा इस वीडियो से आपको अपनी परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त हो और साथ ही साथ न केवल अंक प्राप्त हो बल्कि आपको आपके ज्ञान में भी वृद्धि हो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करते हुए और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपने मित्रों को अवश्य शेयर करिएगा, जिससे कि इसका लाभ न केवल आपको बल्कि आपके मित्रों को भी प्राप्त हो सके। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।